how does one become a good speaker? What is the secret to it? The secret to it is practice. The second part is reading. And the third is use as many opportunities as possible to talk on something which is different, which you have not spoken on before. तो मेरे माता पिता आर्य समाजी हैं, तो मेरी माँ हर संडे को एक प्रार्थना लिख देती थी जिसको मैं कंठस्थ करके वहाँ आर्य समाज के मंच पे बोलता था। और उसके बाद पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक था और हर तरह की चीज़ें पढ़ता था, खास करके संस्कृत साहित्य। गलती लोग करते हैं कि जब उनको कोई चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो कागज़ पे लिख करके उसको मन में बोलते हैं। उसको आपको बोलना चाहिए, यू शुड वॉइस इट आउट। कि अगर आपको लगता है कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो मन में आप सचिन तेंदुलकर ही हैं। असली जो हमारी कानपुर की भाषा में कहते हैं औकात का पता तब चलेगा जब मैदान में उतरेंगे। तो मैदान में उतरना बहुत ज़रूरी है। यू वर इनटू स्पीकिंग, you were into extracurricular activities, then engineering happened. Right. And then you went to Tata Steel. When did academic happen? मैं एक पर्वतारोहक भी हूँ, and I've been fortunate enough to be trained by Bachendri Pal, the first Indian woman to climb Everest. So I was sitting on the top of a Himalayan mountain reading a book, and I figured out the purpose of my life. कोई बोधि वृक्ष तो नहीं था, लेकिन मेरे को बोधि हुई उस समय कि मुझे जीवन में क्या करना है. I got down, I wrote CAD, and I resigned. People around me were furious कि कम से कम रिजल्ट का तो वेट करो. How important is to keep exploring, to explore yourself also? यदि आपको गंतव्य की जानकारी नहीं है तो किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइए और किसी भी ट्रेन पे बैठ जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है. लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो वो पहुँच जाएंगे, कुछ तो बन जाएंगे. लेकिन जिस दिन उनको ये भान हुआ कि वो ये नहीं बनना चाहते थे, जो कुछ भी उन्होंने जीवन पर्यंत कमाया होगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा. And therefore I think not important, it is an imperative, essential to reflect. What is it with IIMs that attracts engineers? जब मैंने IIM ज्वाइन किया तो उस समय our class used to have 90% male engineers. Today I would say it's about 60-40. Sin alpha plus sin beta या sin theta करके क्या उखाड़ लिया. And what's your take on people saying कि अरे भाई ये सब पढ़ के क्या फायदा? ट्रिग्नोमेट्री लोग बोलते हैं कि इसका हमें क्या लाभ है, लेकिन वो आप उससे जाके पूछिए जो कि एक पहाड़ पे खड़ा हुआ है, उसको चढ़ना है, उसको एलिवेशन पता है, उसको यहाँ का डिस्टेंस पता है, कैसे जाना चाहिए, अगर रोपवे बनाना है वो कैसे बनाना चाहिए, या जब हम रेंज की बात करते हैं, फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं तो किस डिग्री पे जाने पे रेंज ज़्यादा होगी, ये सब मैथ है. मैथ से फिर फिजिक्स आती है, उससे बाकी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये मैथ की जानकारी तो सबके लिए परम आवश्यक है. A lot of people say that they learn more from life as compared to books. लेकिन मुझे लगता है कि पुस्तकों से भी आपको बहुत कुछ मिलता है. अगर हम गीता को ही ले लें तो ज्ञान योग तो पुस्तकों से ही है, बाकी कर्म योग की तो आवश्यकता है ही है. And sometimes books make you feel those emotions which you may not feel otherwise. I think it's extremely important. I've traveled the world through books. Someone who is graduating right now, second year of graduation, maybe any stream, aspires to be in an IIM. Your suggestion of how to go about it? Number one, knowledge. जो भी आपका ग्रेजुएशन था उसमें आपकी कैसी नॉलेज है. Number two, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं. Number three, अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि IIM एक ऐसी जगह है जहाँ एंट्री भी डिफिकल्ट है और एग्जिट भी बड़ा डिफिकल्ट है. यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी करनी पड़ती है, अनलाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंजीनियरिंग जहाँ पे एंट्री डिफिकल्ट है लेकिन एग्जिट हो जाता है. 4 साल के बाद प्रोफेसर भी बोलते हैं कि चलो हो गया बहुत. हर व्यक्ति को लगता है कि वो अभिमन्यु है, कि हम माँ के पेट से सीख के आए हैं, पर अभिमन्यु की तरह ही पूरा नहीं सीखा होता है, थोड़ा सीखना पड़ता है. गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए. गुरु का महत्व हमारी संस्कृति में बहुत है, हमारे जीवन में भी बहुत है. इफ वी गेट समवन हु गाइड्स अस इन द प्रॉपर वे, तो कोई कारण नहीं है कि हम भगवान हनुमान की तरह समुद्र लांघ कर लंका न पहुंच जाएं, या समुद्र लांघ कर या विघ्नों के समुद्रों को लांघ कर अपने लक्ष्य को अचीव न कर सकें. ये मेरा परम सौभाग्य है that today we with us one of the biggest management gurus, one of the youngest directors also, if I can say. Probably. One of the most handsome for sure. Dr. Rai,
Thank you very much for talking to us. Entirely my pleasure, Vijay. सबसे पहले तो let me start with something that my audience wants to hear, which is जो लोग डॉक्टर राय को फॉलो करते हैं, they would know that he is a fantastic speaker. How does one become a good speaker? What is the secret to it? The secret to it is practice. Practice and practice more. The second part is reading. And the third is use as many opportunities as possible to talk on something which is different, which you have not spoken on before. So since you said that, speaking के विषय में, तो जब मैंने बोलना आरंभ ही किया था, तो मेरे माता पिता ने मुझे स्टेज पे बिठा दिया था. ये कौन सी उम्र है? तो ये उम्र है 3 साल की, उससे भी कम संभवतः. तो जैसे ही मैंने बोलना आरंभ किया था और चलने फिरने लगा था, तो मेरे माता पिता आर्य समाजी हैं. तो आर्य समाज का जो सत्संग होता था, यज्ञ होता था साप्ताहिक, तो उसमें यज्ञ के बाद एक प्रार्थना होती है जो कि कोई ना कोई कराता है, कुछ बोलता है. तो मेरी माँ हर संडे को एक प्रार्थना लिख देती थी जिसको मैं कंठस्थ करके वहाँ आर्य समाज के मंच पे बोलता था. तो वो बोलते बोलते उसमें मुझे आनंद आने लगा. और उसके बाद पढ़ने का मुझे बचपन से ही शौक था और हर तरह की चीज़ें पढ़ता था, खास करके संस्कृत साहित्य. तो संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य ये मैंने साथ में पढ़ा, बाकी भाषाओं के साहित्य बाद में पढ़े. लेकिन इनको पढ़ते पढ़ते तो इससे जो विचार आते हैं और इससे जो ज्ञान की सीमा है वो काफ़ी आगे तक चली जाती है. तो दूसरा मेरे साथ ये हुआ. और तीसरा, चाहे वो स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, तो जिस तरह से तुम भी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लेते थे, उसी तरह से मैं भी जयपुरिया कानपुर में सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट लेता था. और उसमें खासकर डिबेट में और एक्सटेम्परे में तो ये था कि भाई ये तो हिमांशु ही जीतेगा. बात इस बात पे होती थी कि सेकंड कौन आएगा, इस बात की बड़ी उत्सुकता रहती थी. और इसके पीछे सिर्फ यही कारण था कि मैं बहुत बोलता भी था, बहुत पढ़ता भी था, और जहाँ जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अवसर मिलता था, वहाँ जा करके मैं इसको बोलने का प्रयास करता था. तो पढ़ना, जहाँ मौका मिले, जब मौका मिले बोलना. और वो जो मौका अगर नहीं भी मिलता है तो अपने आप से भी किया जा सकता है ये चीज़. एब्सोल्युटली. रोल प्लेइंग इन योर हेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई गेस. एब्सोल्युटली. तो एक चीज़, जैसे लोग बोलते हैं कि जो आपके एक्शंस हैं वो एकदम शब्दों को बढ़ावा देते हैं, दे ऐड वैल्यू. यस. बट what I keep telling them is, look, I was not born with it. ये मैंने शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस की है. और बचपन से ही ये प्रैक्टिस करता था कि जब मैं ये शब्द बोलूंगा तब ऐसा जेस्चर करूंगा, जब वो शब्द बोलूंगा तब वैसा जेस्चर करूंगा. अब ये मेरे एक आंतरिक भाग बन गए हैं. परंतु ये सब चाहे कोई सामने हो चाहे ना हो, शीशे के सामने भी प्रैक्टिस की जा सकती है. इट इज सेड दैट since I do voice coaching में कहा जाता है that words should become a part of your breath. And this, ladies and gentlemen, is how you make words part of your breath. Because once they become a part of your breath, then you don't have to think कि इस पे ये वाला हाथ आएगा या वो वाला हाथ जाएगा, फिर वो नेचुरल हो जाता है. एब्सोल्युटली. और उसके लिए एक और चीज़ है जो आई थिंक तुम भी अपने वर्कशॉप में बोलते हो, और जो गलती लोग करते हैं कि जब उनको कोई चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो कागज़ पे लिख करके उसको मन में बोलते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है. उसको आपको बोलना चाहिए. यू शुड वॉइस इट आउट, and preferably in front of people who can give you the feedback. Or if you don't have people, or if you don't feel very comfortable with people, शीशे के सामने खड़े होकर लेकिन बोलना चाहिए, बोल के प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि मन में. इसका मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप क्रिकेट खेलते हैं तो मन में आप सचिन तेंदुलकर ही हैं. असली जो हमारी कानपुर की भाषा में कहते हैं औकात का पता तब चलेगा जब मैदान में उतरेंगे. तो मैदान में उतरना बहुत जरूरी है. Exactly. आपने बताया कि स्कूल में यू वन मल्टीपल कॉम्पिटिशंस एंड देयर इज अ स्टोरी दैट आई नो वेयर समवन आस्क्ड फॉर क्रेडेंशियल्स कि अच्छा हैं तो ये क्या है भाई, मतलब कहाँ कौन सा ये जीता है, क्या जीता है, कैसे पता चलेगा. सो यू वेंट विद अ सैक फुल ऑफ ट्रॉफीज एंड गिव इट टू दैट पर्सन कि ये दीज आर माय क्रेडेंशियल्स. Absolutely. It was a sack full of trophies and there was another sack which was full of certificates. तो वो उसको लेकर के मैंने बोला कि आप इसमें से छांट लीजिए. ये कब कि हुआ? कौन सा कंपटीशन मैंने कब जीता है. When did this happen? But this was in school. Okay. Class 10th. Very early. Oh, very early. So, okay, you were into speaking, you were into extracurricular activities, but you were a wonderful student as well. Very studious. Then engineering happened. Right. And then you went to Tata Steel. Right. Academics. When did academic happen? So, couple of things. One is that I was always
inclined academically. So even while I was working with Tata Steel, I used to read a lot. Like I told you, I used to be a quiz master. I've conducted about 100 odd quizzes across the country. और उसके लिए मैं और भी पढ़ता था और भिन्न भिन्न विषयों के बारे में पढ़ता था. और एकेडमिक्स में मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही था. और टाटा स्टील में भी जब मैं था तो मुझे उस समय भी ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता था लोगों को, इंक्लूडिंग टाटा स्टील के भी लोगों को. और एक बार पर जो एक्चुअल शिफ्ट हुआ एकेडेमिया में, मैं एक पर्वतारोहक भी हूँ. एंड यू नो आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ टू बी ट्रेन्ड बाय बचेंद्री पाल, the first Indian woman to climb Everest. So I was sitting on the top of a Himalayan mountain reading a book. अब उसका मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा, परंतु वो किताब को पढ़ते पढ़ते suddenly I had this serendipitous moment of epiphany and I figured out the purpose of my life. कोई बोधि वृक्ष तो नहीं था, लेकिन मेरे को बोधि हुई उस समय कि मुझे जीवन में क्या करना है. And the moment I figured out the purpose of my life, then I started reflecting on what will take me there. And I realized that perhaps academic world will take me there faster. I got down, I wrote CAT and I resigned. You know, people around me were furious कि कम से कम रिजल्ट का तो वेट करो. लेकिन मैं इतना श्योर था कि this is what I want to do. And the moment you get to know that this is what you want to do, you also realize this is not what you want to do. And therefore I said I don't want to give myself an option. मेरे को fallback option नहीं चाहिए. हो जाएगा. Thankfully हो गया. So you like, and thus I changed into academia. This was like the Napoleon, famous Napoleon qissa, which says कि someone asked him कि what's your secret to winning? He said, I burn all my boats. All my boats and the bridges. And the bridges, yeah. Absolutely. Absolutely. So, which brings me to the question of exploration, the importance of exploration. A lot of people in their corporate life, in their professional lives, they avoid exploration. And they have a ready excuse for that. इतना काम है, कहाँ हम इस समय क्या नई चीज़ कहाँ से करने लगे? How important is to keep exploring, to explore yourself also? It's an absolute imperative, because without exploration, you will stop growing. You will not grow. And therefore, at the previous IIM where I used to teach, I had actually started a subject called Framing Identities and Roles Through Exploration, where we used to take the students out for 3 days and all we used to do was talk. And through gentle nudges, we used to help them in introspecting, in exploring what are they, why are they whoever they are, but what do they want to be. And I think this is extremely important for everyone to figure out a purpose. जो किताब थी जो मैं पढ़ रहा था उसका नाम एलिस इन वंडरलैंड है, और जो उसका पैसेज है वो यही था कि एलिस चल रही है उस वंडरलैंड में and she reaches crossroads, भिन्न भिन्न दिशाओं में सड़कें जा रही हैं और एलिस इज कंफ्यूज कि अब कहाँ जाए. सामने से एक कैट आ रहा है जिसका नाम चेशर कैट है. सो एलिस आस्क्ड चेशर कैट, वेयर डू आई गो फ्रॉम हियर, विच रोड डू आई टेक, मैं कहाँ जाऊँ, किस सड़क पे जाऊँ. द कैट सेज दैट डिपेंड्स अ गुड डील ऑन वेयर यू विश टू रीच. ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि तुम पहुंचना कहाँ चाहती हो. एलिस सेज आई डोंट मच केयर वेयर. द कैट सेज दैट इट डजंट मैटर विच रोड यू टेक. एंड आई थिंक दैट इज द लेसन दैट एवरीवन शुड अंडरस्टैंड. यदि आपको गंतव्य की जानकारी नहीं है तो किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाइए और किसी भी ट्रेन पे बैठ जाइए, क्या फर्क पड़ता है कि वो ट्रेन कहाँ जा रही है. लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो वो पहुंच जाएंगे, कुछ तो बन जाएंगे. लेकिन जिस दिन उनको ये भान हुआ कि वो ये नहीं बनना चाहते थे, जो कुछ भी उन्होंने जीवन पर्यंत कमाया होगा वो सब व्यर्थ हो जाएगा. And therefore, I think not important, it is an imperative, essential to reflect. और इसमें passion का role, like you yourself, there's no need for you to go and record a song at the stage of your career that you are in. There's no need for you to learn tabla. There's no need for classical music. Yeah. But you do that. हमारे एक misconception हो गया है कि follow your passion, make it into a career. But people don't realize that not all passion can, turn into profitable or lucrative careers. But following the passion can help you be a better version of what you are professionally. Absolutely. Is it true? Absolutely. I mean, I had my own experience. I don't know whether I've shared it with you or not. But like I told you that I used to be a quiz master and I've conducted over 100 quizzes across the country. And once I was approached
by a very well-established brand who has a very well-established Sure. quiz master to conduct a quiz professionally. So they were offering me a decent amount of money, and I did it. I didn't enjoy it because the moment the money aspect came in, one of the challenges that I faced was कि एक दिन पहले जो ये एक कॉम्पिटिटिव क्विज शो था, एक दिन पहले उन्होंने बोला कि हमने आपको क्वेश्चंस भिजवा दिए हैं। और मैंने कहा कौन से क्वेश्चंस? उन्होंने कहा जो आपको कल पूछने हैं। सो आई टोल्ड देम लुक, आई एम नॉट अ क्विज प्रेजेंटर, आई एम अ क्विज मास्टर, आई मेक माई ओन क्वेश्चंस। तो ये पहला एक रियलिटी चेक हुआ मेरे को कि अच्छा ये ऐसे होता है कि ये क्वेश्चंस भेजेंगे। लुक, आई एम नॉट डाउटिंग देयर इंटेग्रिटी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज माई इंटीग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। आई डोंट नो वो क्वेश्चंस किसने बनाए हैं, किसके साथ शेयर किए हैं, और मैं वहां पे स्टेज पे जाकर के अगर एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, आई हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट परहैप्स एक्जैक्टली लाइक व्हाट यू सेड, दैट मे बी my passion lies in quizzing, but if I start making money out of it, or if I make myself a professional out of it, I wouldn't probably enjoy it. I did not enjoy that particular experience. However, at the same time, quizzing has given me so much. It has helped me become a much better teacher. It has helped me become a much better student because I learned so much. I continue to learn so much. In fact, I was just recently, I had met up with a quizzer friend of mine. वो भी एक quiz master है, और हम लोग एकदम सीधा 20 साल पहले चले गए और एक दूसरे के साथ क्विजिंग करने लग गए। So I think it stays with your life. But you're right, not every passion may become a career and not every passion should become a career either. But it will help in your career. Absolutely. Following the passion is... You have to be passionate about whatever it is that you do. One of the things, I always keep saying my Tata Steel, because even though I've left Tata Steel a long time back, but Tatas are a part of me. It's a part of my DNA. And one of the things that J.R.D. Tata used to say was, aim for perfection, then you will get excellence. And I think that is what passion is all about. That aim to give it your best. उसके बाद तो जो होगा वो ईश्वर के हाथ में. And also probably when you follow a passion while you are professionally engaged into something, it also broadens your perspective and horizon. Absolutely. Absolutely, and serendipitously. Yeah. So अब मेरे को 2 लाइनें गानी थी एक गाने में, उसके लिए मैंने 1.5 साल तक क्लासिकल म्यूजिक सीखा, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। और जब वो मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा था तो ऐसे ही मेरा विस्तार हो गया, बहुत सारे ज्ञान का, बहुत सारी नई चीजें पता चली। और अभी भी मेरा इंटरेस्ट है, समय के अभाव के कारण अब उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, पर कम से कम मेरे को ये पता चल गया कि इस मार्ग पे भी मुझे आनंद आएगा। एंड दैट वाज अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ एमिंग फॉर परफेक्शन, कि वो 2 लाइन जो मैं गाऊं वो परफेक्ट अच्छी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। अब IIM से जुड़ा एक सवाल मैं बहुत समय से पूछना चाहता था कि व्हाट इज इट विद IIMs दैट अट्रैक्ट्स इंजीनियर्स, और व्हाट इज इट विद इंजीनियर्स दैट अट्रैक्ट IIMs? So many IIM grads and successful ones are engineers. So is it imperative to be an engineer if you want to be in IIM? Well, the minimum qualification doesn't say that. Not at but all, not at is all. it an unwritten something? No, not at all, not at all. The only thing is, I think it's a cultural issue. तो हमारे यहाँ सोशली जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मैं 12वीं में था, तो 2 ऑप्शन दिए गए थे माता पिता द्वारा। खुद का तो कुछ था भी नहीं, माता पिता ने बोला था कि भाई एक इंजीनियरिंग होती है, एक मेडिकल होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं अभी एक और पॉडकास्ट में बोल रहा था कि मेरे को लगता है कि जब बचपन में मैं पैदा हुआ था उसके 1 मिनट बाद मेरे पिताजी ने निर्धारित कर लिया था कि इसको इंजीनियर बनाना है। तो उस जो पॉडकास्टर था उसने बोला कि नहीं सर, भारत को मैं जानता हूँ, वो शायद गर्भाधान के समय ही डिसाइड हो गया था कि आप इंजीनियर बनेंगे और आपका छोटा भाई डॉक्टर बनेगा। तो आई थिंक इफ अ चाइल्ड इज प्रिकॉशियस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, एबिलिटी एटसेट्रा इन स्कूल, इट वॉज हमारे समय में कि वो इंजीनियर बनेगा। तो इंजीनियर बनेगा और उसके अंदर बुद्धि है ही, तो कैट के लिए, जब IIM के लिए कैट का एग्जाम देना पड़ता है तो उसमें एक सिमिलर टेस्ट होता है। सो मोर इंजीनियर्स मेक इट टू द IIMs, बट सर्टनली व्हाट आई हैव सीन चेंज ओवर द इयर्स। जब मैंने IIM ज्वाइन किया तो उस समय आवर क्लास यूज्ड टू हैव 90% मेल इंजीनियर्स। इट्स नॉट सो टुडे। Male and engineers. Males and engineers. Today, I would say it's about 60-40. Oh. So you have 60% males, 40% women, likewise 60% engineers, 40% non-engineers. So yes, it is not necessary for you to be an engineer It gives to you get an into an advantage. IIM. It gives you a leverage because, when people ask me how come engineers crack CAT? It's because जब हम इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग करते हैं, तो वो हमको लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा बना देती है और हम बहुत अच्छा टेस्ट क्रैक कर लेते हैं।
फनी थिंग, माय यंगर ब्रदर इज अ डॉक्टर, वो अपना मास्टर्स की तैयारी कर रहा था, मास्टर्स के एंट्रेंस की, अपने एमडी के एंट्रेंस की। तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो पढ़ रहा था और वो मेरे साथ उस समय रह रहा था, 1-1.5 महीने के लिए आया था। तो मैंने कहा यार दिखाओ क्या है ये। तो उसने मेरे को पहले हे दृष्टि से देखा कि ये भाई ये मेडिकल का चीज़ है, ये आपके लिए नहीं है। तो मैं कहा दिखाओ ना। तो उसने दिखाया और उसके बाद उसने उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और मैंने भी सॉल्व किया और मैंने ज़्यादा सही किए, जबकि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्यों टिक कर रहा हूँ उस पर। लेकिन वो गेस करने की जो क्षमता है, इंटेलिजेंट गेस करने की, मुझे लगता है कि वो इंजीनियर्स के अंदर आ जाती है। विच ब्रिंग्स मी टू वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत सारे लोग जिसका बड़ा मजाक भी बनाते हैं कि हमने ज़िंदगी में अल्फा प्लस साइन बीटा या साइन थीटा करके क्या उखाड़ लिया, या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसका लाइफ में क्या रोल है, इसका हमने कहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। Whereas my belief is कि it's about teaching you logical reasoning and all of that. It doesn't mean कि वो formula सही में कहीं पे use हो सकता है. Your take on that. How important is education? The education that it might not necessarily teach you the direct outcomes that you're going to face in life, but it will prepare you for that. How important is it, and what's your take on people saying कि अरे भाई ये सब पढ़ के क्या फायदा? एजुकेशन इज लाइफ। शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा भी है। जीवन से हमें शिक्षा भी मिलती है और शिक्षा से हमको जीवन भी मिलता है। जब लोग ये बोलते हैं कि जो एग्जाम्पल दिया कि x + y होल स्क्वायर वाला, तो लोग अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं। और अरिथमेटिक और मैथ अलग अलग चीजें हैं। मैथ इज द लॉजिक, और ये पूरी सृष्टि लॉजिक पे ही चल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे लोग बोलते हैं ये स्टैटिस्टिक्स का क्या लाभ है, कि हम बोलते हैं कि ये पढ़ो, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हर कुछ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर मैं एक क्लासरूम में लोगों का वेट ले लूँ, सारे स्टूडेंट्स का, इट विल बी अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग नॉर्मली, बट द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट। हम मैथ नहीं समझते हैं, हम पहले अरिथमेटिक पे चले जाते हैं, और इसलिए लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि भाई इसका मेरे को क्या लाभ है। ट्रिग्नोमेट्री लोग बोलते हैं कि इसका हमें क्या लाभ है, लेकिन वो आप उससे जाके पूछिए जो कि एक पहाड़ पे खड़ा हुआ है, अब उसको चढ़ना है, उसको एलिवेशन पता है, उसको यहाँ का डिस्टेंस पता है, कैसे जाना चाहिए, अगर रोपवे बनाना है वो कैसे बनाना चाहिए, या जब हम रेंज की बात करते हैं, फ्लाइट्स टेक ऑफ करती हैं तो किस डिग्री पे जाने पे रेंज ज़्यादा होगी, ये सब मैथ है। मैथ से फिर फिजिक्स आती है, उससे बाकी चीज़ें आती हैं, लेकिन ये मैथ की जानकारी तो सबके लिए परम आवश्यक है। सो एजुकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट दे लर्न more from life as compared to books. I partially agree with it, and partially to the extent that you also learn from your experiences. कि जो जैसे लोग बोलते हैं कि अनुभव से सफलता मिलती है और विफलता से अनुभव मिलता है, तो वो आवश्यक है। आपको जीना तो आवश्यक है ही, लेकिन मुझे लगता है कि पुस्तकों से भी आपको बहुत कुछ मिलता है। अगर हम गीता को ही ले लें तो ज्ञान योग तो पुस्तकों से ही है, बाकी कर्म योग की तो आवश्यकता है ही है, लेकिन ज्ञान योग पुस्तकों से है, पर्सपेक्टिव है। बुक्स make you go to places that you would perhaps not go otherwise. It makes you meet people that you would perhaps not meet otherwise. And sometimes books make you feel those emotions which you may not feel otherwise. Yes. I think it's extremely important. I've traveled the world through books. And physically as well. And physically as well. And physically as well. Sometimes I envy his travels. Just last couple of questions. First, and the most important, someone who is graduating right now, second year of graduation, maybe any stream, aspires to be in an IIM. Your suggestion of how to go about it, to get an interview call and how to crack that interview. So, even before I give a suggestion on that, VVS, I would first advise that candidate that please think of an IIM only if it's a part of your purpose. Not because there are 320,000 people writing CAT and therefore you also feel compelled to write CAT. वो peer pressure में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको मैनेजमेंट में तभी आना चाहिए यदि आपको लगता है कि ये मैनेजमेंट और ये MBA की डिग्री जो भी आपने अपना पर्पस बनाया है उस मार्ग पे आपको ले जाने में सक्षम रहेगी और सहायता करेगी। तो पहला चीज़ तो ये। दूसरा, यदि आपने ये मन बना लिया है और ये आपको पता है कि यही आपका लक्ष्य है और ये आपको आपकी लक्ष्य प्राप्ति में मदद करेगा, तो उसके बाद प्रिपेयर वेरी वेल। एंड प्रिपरेशन के लिए एक तरीका है
जैसे कैट जब हम देते हैं तो उसमें वर्बल होता है, क्वांटिटेटिव होता है और लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले मैं लोगों को बोलता हूं कि आप इसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, पुराने क्वेश्चन पेपर लीजिए, उनको सॉल्व करिए, 8-10 सॉल्व करिए, उसके बाद उसका एनालिसिस करिए कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं, किसमें आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे हैं या किसमें प्रश्नों के उत्तर देने में आपको बहुत समय लग रहा है। उसके बाद टेस्ट को छोड़ करके आप सिर्फ उसकी पढ़ाई करिए जिसमें आप कमज़ोर हैं। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद फिर से आप टेस्ट पेपर लिखना शुरू करिए, और ये अगर आप आइटरेशन करते रहेंगे कि टेस्ट पेपर पढ़ाई, टेस्ट पेपर पढ़ाई, तो अंततोगत्वा आप उस एग्जाम में सफल रहेंगे। और एक बार आपका रिटन क्लियर हो गया तो इंटरव्यू में, साक्षात्कार में अमूमन हम लोग साधारणतः 4-5 तरह की चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 नॉलेज, जो भी आपका ग्रेजुएशन था उसमें आपकी कैसी नॉलेज है। नंबर 2 आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। नंबर 3 अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि IIM एक ऐसी जगह है जहां एंट्री भी डिफिकल्ट है और एग्जिट भी बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे पढ़ाई काफ़ी करनी पड़ती है, अनलाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इंजीनियरिंग जहाँ पे एंट्री डिफिकल्ट है लेकिन एग्जिट हो जाता है। 4 साल के बाद प्रोफेसर भी बोलते हैं कि चलो हो गया बहुत, इसको यहाँ से हटाया जाए। एंड सो ये तीसरी चीज़ कि आपका, चौथा सामान्य ज्ञान कि आपकी जनरल अवेयरनेस वगैरह कैसी, और 5वां कभी कभी हम ये देखते हैं कि आप एक टीम में काम कर सकते नहीं, आपका टीम वर्क कैसा है। तो ये साधारणतः ये 4-5 चीज़ों पे साक्षात्कार होता है, तो इसकी तैयारी करनी चाहिए। 3 books not related to anything. Someone again who's growing up, who's going to face life. Your recommendation of those 3 books. उसके बाद एक जवाब मुझे आप कम्युनिकेशन स्किल की आपने बात करी थी, इट्स इम्पोर्टेंस एंड हाउ टू होन इट। ओके, फर्स्ट बुक्स क्योंकि मैं जनरली आई डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, बट इफ आई डोंट आस्क यू दिस क्वेश्चन देन दिस विल बी अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। या द प्रॉब्लम इज दैट यू आस्क मी कि शुरू से ही वो किताब पढ़ने के लिए, बिकॉज मेरी जो सब सर्वप्रिय पुस्तक है वो गीता है। पर गीता हो सकता है कि एक छोटे बालक के लिए संभवतः उसको समझने की क्षमता संभवतः ना हो, संभवतः। लेकिन गीता का भी अगर कोई अमर चित्र कथा का कोई वर्जन है या ऐसा कोई वर्जन है, तो मैं ये बोलूँगा कि गीता का थोड़ा सा ज्ञान उसको थोड़ा पढ़ने का प्रयास करें। ये किस उम्र से आप रेकमेंड कर रहे हैं? मान लीजिए 15, 16, 17? जैसे ही पढ़ना। अच्छा, जैसे माय डॉटर 10 years, या शी शुड, बहुत पढ़ती है वो। हाँ, तो अभी काफ़ी सारी पुस्तकें ऐसी आ गई हैं कि बच्चों के लिए गीता या बच्चों के लिए महाभारत, बच्चों के लिए रामायण। तो मैं महाभारत रामायण की तो अभी नहीं बात करूंगा, पर गीता, बच्चों के लिए गीता, वो पढ़ना चाहिए। और शुड द पेरेंट्स हेल्प और जस्ट let them? Let them. Because one of the things I keep telling people is don't read somebody else's interpretation. Oh yes. Because then you are not reading the original stuff. And the whole point of reading गीता, मैंने गीता असंख्य बार पढ़ी है, लेकिन हर बार जब पढ़ता हूँ कुछ नया मेरे मस्तिष्क में आता है, कुछ नई ही सीख मेरे को उससे मिलती है। And that is because I'm not reading somebody else's interpretation of it. I'm reflecting on it as I read. तो पहला मैं बोलूँगा कि गीता। दूसरा एक पुस्तक है सिद्धार्थ by Hermann Hesse, a German author, but you get obviously that book in English which you can read. So वो मैं suggest करूँगा। Why? Because Siddharth takes you, the story is that of a character called Siddharth who's trying to explore himself, who's trying to figure out who he is truly. Much like the Siddharth that we know. Much like the Siddharth as in Buddha. And in fact, there is a particular scene where Siddharth meets Gautam Buddha in that book. Wow. So it's very interesting. So that is one book that I would urge people to read. And third, it has got nothing to do with life lessons, but it's got to do with, because you said that I should also tell you about communication. It's about how to write a good book. P.G. Wodehouse. Read any book of P.G. Wodehouse. I mean, I've never seen a writer better than P.G. Wodehouse in terms of not just he was a prolific writer, he wrote hundreds of books. I've read every book that P.G. Wodehouse has written. But the way he used to write effortlessly, I mean, of P.G. Wodehouse, they say that he would be in a party, he would just go after किसी से बात करने के बाद ऊपर जाते थे और टाइप कर देते थे 500 शब्द, फिर वापस आते थे, किसी से बात करते थे, ऊपर जाते थे और 500,000 शब्द टाइप कर देते थे। Prolific. And the way he could write comedy and farce,
I've not seen anybody write so vividly as that. He can actually create mental pictures. So I would urge people to read any book of P.G. Wodehouse just to learn the art of writing. So these would be my 3 recommendations. And just one sentence on importance of communication skills and why you must keep working on it. See, the importance of communication is you may have all the knowledge in the world, but unless you can help people understand, unless you can make people understand, that knowledge is of no use. आपके दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया हो सकता है, अगर मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं, लेकिन अगर आप उसको बता ही नहीं पा रहे हैं, लोगों के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस आइडिया का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है. एंड नॉट जस्ट कॉर्पोरेट लाइफ, आई पिक अप एनी लाइफ, से अ पॉलिटिशियन, unless the politician can put across his or her ideas, a teacher, unless you can put it across, an actor, unless you put out the right emotion, nothing is going to happen. So communication is extremely important. Second, जो लोग एक थोड़ा मिथ्या सोचते हैं कि कम्युनिकेशन में हर व्यक्ति को लगता है कि वो अभिमन्यु है, कि हम माँ के पेट से सीख के आए हैं, पर अभिमन्यु की तरह ही पूरा नहीं सीखा होता है, थोड़ा सीखना पड़ता है. And you have to continuously work on it simply because, again, I go back to aim for perfection. You can never be perfect, but you have to keep reaching closer to that perfection, and therefore you have to work continuously. The second thing is that our communication skills are also limited by our vocabulary and the range of emotions. I mean, लोग बोलते हैं कि एक लिटरेट और इलिटरेट के बीच में क्या फर्क होता है, केवल शब्दों का भान का अर्थ होता, उतना ही अंतर है. It's not that if you are literate you are also intelligent, or if you are literate you are more wise. No, not at all. एक लिटरेट व्यक्ति के पास ज़्यादा शब्द होते हैं बोलने के लिए, एक इलिटरेट व्यक्ति के पास कम शब्द होते हैं. लेकिन उसी तरह से लिटरेट में भी, लिटरेसी को अगर आपको विजडम में कन्वर्ट करना है, you have to continue working on it. And the more you communicate, the more you also start imagining. Imagination also happens through language only. लोगों को लगता है कि imagination कुछ abstract चीज़ है. नहीं, अगर मैं imagine कर रहा हूँ एक बॉटल, एक पानी की बॉटल, तो मुझे पता होना चाहिए कि पानी की बॉटल कैसी होती है. And there has to be a word called water bottle. Yeah. Only then I can imagine it. Otherwise, it will be absolutely abstract. So communication, extremely important. Working on your communication, even more important. सवाल तो बहुत सारे हैं. The conversations, of course, when you're sitting with someone like Dr. Rai, conversations are endless, and you can speak on anything, and he'll have an answer. You can ask him anything, and he'll have an answer, and he'll have a view on any topic that you want to speak about. So, sir, बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन अब वो informally करेंगे. Absolutely. Whenever I sit with him, whenever I spend time with him, कहते हैं संगत का असर होता है. I go back home enriched. I hope this conversation enriches you as well. Thank you for your time. Thank you very much. You're very kind with your compliments. Thank you, sir. Thank you, Vijay.